दोस्तों, आज पेश है चोर चंपत राम। एक और चित्र है। रात के गहरे सन्नाटे में एक चोर सेठ दीमक कमल दीप कमल के मकान में चार दीवारी के अंदर फांद कर अंदर कूदा। मकान के अंदर पहुंचकर चोर ने दीम कमल का कमरा ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तो चोरी इसी कमरे में होनी चाहिए। अब जल्दी ही दरवाज़ा खोलूं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कोई नकुली सी औजार की चाबी वाले छेद में डाला और उसे घुमाया। क्लिक। खुल गया मेरी किस्मत का ताला। अंदर पहुंचकर चोर दरवाज़ा बंद किया और छुरा निकालकर सेठ की ओर बढ़ा। सेठ, देव कमल बहुत मोटी तोंद हो चुकी है तुम्हारी, थोड़ी सी हवा निकालनी चाहिए। और अगले ही क्षण, उठ सेठ, कौन हो तुम? मेरा नाम चोर चंपत राम है। जल्दी तिजोरी का पता बताओ, वरना छुरे से तेरे पेट का सारा कचरा बाहर निकाल दूंगा। तिजोरी? कैसी तिजोरी? चोर भाई, शायद तुम गलत जगह पर आ गई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। हूँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर यह शानदार मकान कैसे बनाया? तुम्हारे तन पर कीमती वस्त्र कैसे आई? बोलो, कहाँ से आई ये सब? सेठ के सेठ के मुंह में एक काक निकल पड़ा। दौलत से। हाँ, तो मैं जल्दी से यही बता दो, दौलत तुमने कहाँ छिपा रखी है? नहीं भाई, मुझ पर रहम खाओ। चोर, यहाँ चोरी मत करो। अच्छा, नहीं करता। अपनी दौलत तुम खुद ही मुझे लिखा पढ़ी करके दे दो, फिर यहाँ चोरी नहीं कहलाएगी। हे भगवान! अब ज़्यादा देर मत करो सेठ दीमक कमल, वरना अगले ही पल तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ। नहीं नहीं, ठहरो, बताता हूँ। तिजोरी के पीछे अलमारी के पीछे तिजोरी मौजूद है। वाह, यह उन्हें सेठों वाली बात। और उसके बाद चोर चंपतलाल ने दीमक कमल के मुंह में कपड़ा ठूस कर एक रस्सी से उसके कसकर बांध दिया और तिजोरी खोलकर उसमें भरी नकदी समेटने लगा। वाह, बहुत दिनों बाद आज लंबा हाथ मारा है। और पूरी तिजोरी खाली करने के बाद हाथ में कुछ चंद सिक्के लिए थे और सेठ की तरफ मुड़ा। लो सेठ, तुम्हारी जेब खर्ची के लिए तुम जैसे सेठों का ख्याल रखना ही पड़ता है। आखिर तुम जैसे सेठ से ही तो अपनी दाल रोटी चलती है। और फिर वहाँ से 9 2 11 हो गया। उधर दूधपुर के राजा मक्खन सिंह, यूं तो मक्खन सिंह किसी से नहीं डरते थे, मगर जाने क्यों मौत से के नाम से उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। मौत को वह दूर रखने के लिए आए दिन किसी न किसी बहाने यज्ञ करवाते रहते थे। और आज मक्खन सिंह के सामने चोर चंपत लाल का एक भयानक मुसीबत के रूप में छाया हुआ था। उसके कारनामे को देखते हुए मक्खन सिंह ने एक दरबार लगाया और महामंत्री भट्टा सिंह से कहा। अरे, हम क्या करें महाराज? वह कमबख्त इतना चतुर है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ता, और फिर गरीब जनता भी उसका साथ देती है। कितनी कोशिश करो, कोई उसके बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। सुना है वह लूट का सारा धन केवल अपने गुजारे लायक ही छोड़कर गरीबों में बांट देता है। बस बस, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम एक सप्ताह के अंदर उसे नहीं पकड़ पाए तो अपना पद छोड़ देना। जो आज्ञा महाराज। और तभी दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मैं बर्बाद हो गया। कौन हो तुम? इतने घबराए हुए क्यों? मैं लुट गया महाराज, मैं कहीं का न रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ कहो। मेरा नाम
दीप कमल है महाराज। रात को चोर चंपतलाल ने मेरी मेहनत से जमा की हुई सारी जमा पूंजी चुरा ली महाराज। कहीं का भी न छोड़ा उसने। हाय हाय। ओह चोर चंपत राम ने तुम्हें भी लूट लिया। और कुछ सोचने के बाद राजा मक्खन सिंह ने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें सेठ जी, हम जल्द ही आपके धन के साथ चोर चंपतलाल का पता लगा लेंगे। तब तक शाही खजाने से आपको 500 स्वर्ण मुद्रे देने की घोषणा करते हैं। दीमक लाल सरकारी सहायता के बाद वहां से रवाना कर दिया गया। धन्यवाद महाराज। और एक एक करके 3 दिन गुजर गए। चंपत राम का कहीं कोई पता न चला। महाराज चोर अभी तक कोई सुराग नहीं लगा हूँ। और एक दिन एक अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी करते हुए राजा मक्खन सिंह उधेड़बुन में डूबे थे। चोर चंपतलाल कैसे पकड़ा जाए। उफ, वह कमबख्त चोर के बारे में सोचते सोचते मेरे सिर में भारी हो गया। कुछ विश्राम कर दिया जाए। अचानक एक व्यक्ति खिड़की के रास्ते से राजा के शयन कक्ष में दाखिल हुआ और एकाएक महाराज के सामने खड़ा हुआ। एक अनजान व्यक्ति को इस प्रकार सामने कक्ष में देखकर महाराज बुरी तरह उछल पड़े। कौन हो तुम, और रात के समय इस तरह चोरों के समान आने का क्या मतलब होगा। गुस्ताखी माफ हो महाराज, बंदे को चंपतराम कहते हैं। क्या चंपतराम जी महाराज। सिपा ठहरिए महाराज, अगर आपने अपने सिपाहियों को बुलाया तो मैं वह न कह सकूंगा जो कहने के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आपके पास मिलने आया हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। बात बहुत गंभीर है महाराज, आप मुझे समाधान दें तो कहूँ। ऐसी क्या बात हो सकती है। ठीक है, हम तुम्हें समाधान देते हैं, बोलो क्या बात है। महाराज आपकी सीधी मृत्यु होने वाली है। क्या कहा गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत। बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। तुम जैसे चोर की बात पर क्या भरोसा हो सकता है। इसमें भी कोई चाल हो। तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगा, समझे। मैं चोर अवश्य हूँ महाराज, इंसान हूँ अवश्य हूँ महाराज, इंसान ही है। और जब मैं आपकी मृत्यु की बात सुनी तो चिंतित हो उठा, क्योंकि आपकी बाद राज्य की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। अतः मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ आ गया, अन्यथा मुझे क्या पड़ी थी, मैं अपनी जान खतरे में डालता। राजा मक्खन सिंह सोच में पड़ गया। हूँ, कह तो ठीक रहा है, लेकिन यह झूठा हुआ तो भला मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालता। कुछ समय सोचने के बाद बोले, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ। अभी अभी कल की ही बात है महाराज। मैं सेठ कबूतरलाल के घर से चोरी करके एक बाद घने जंगलों में से गुजर रहा था कि 10 दिन पश्चात राजा की मृत्यु हो जाएगी। मगर मुनिवर, आप इस विपदा से बचाने का कोई उपाय नहीं है। मैंने खिड़की से झाँककर अंदर देखा। साधु महाराज एक हिरण से बातें कर रहे थे। एक ही उपाय है, लेकिन इसे मैं सिवाय राजा मक्खन सिंह के किसी को नहीं बता सकता। तो फिर यह बात आप उन्हें जाकर बताते क्यों नहीं। क्योंकि अगर मैं वहां गया तो महाराज की जिंदगी के 9 दिन कम हो जाएंगे। ओह, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है महाराज, आप उस महापुरुष से मिल ले, तुरंत मिलकर अपनी आयु बढ़ाने का उपाय जान ले। बाद में आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दे, मुझे कोई अफसोस न होगा। कहते हुए चोर चंपतराय रो पड़ा। महाराज मक्खन सिंह अजीब उलझन में फंस गए। ओह, यह सब क्या चक्कर है। क्या यह सच कह रहा है। क्या वास्तव में ही 10 दिनों में बाद मरने वाला हूँ। हाय, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। सहसा उसे विचार आया, क्यों न चलकर एक बार साधु महाराज से मिल लिया जाए। अतः वह मन ही मन कुछ निश्चित करके बोला, अगर लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मेरा सिर हाजिर है महाराज, आपकी तलवार। ठीक है, एक बार तुमसे मिलने जरूर, मगर एक अड़चन है। क्या महाराज। हमारे पीछे राजा महाराज की बागडोर संभालने के लिए कौन है। हमें वहाँ कितना वक्त लग जाएगा। महामंत्री भट्टा सिंह जो है महाराज,
नहीं नहीं नहीं, उन्हें यह सब बातें बताना उचित नहीं होगा। तब फिर क्या किया जाए महाराज? एक तरकीब हमारे पास। वह क्या महाराज? देखो, तुम हमारी कदकाठी और चेहरे मोरे काफ़ी मिलता जुलता है, बस थोड़े से मेकअप की जरूरत है पड़ेगी। हमने निश्चय किया है कि हमारी गैर हाजिरी में तुम वेश बदल कर राजगद्दी पर संभालोगे महाराज। मगर महाराज, मैं तो राजकारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, भला आज ये सब कैसे? सब नहीं नहीं, ये महाराज यह तरकीब नहीं चलेगी। मगर मन ही मन चंपतलाल प्रसन्न हो रहा था। उसके झूठे इनकार से राजा क्रोधित हो उठे। अगर तुमने यह सब करने से इनकार किया तो अभी सिपाहियों को बुलाकर गिरफ्तार करवा लूँगा। जबकि अपनी जान जबकि राज खजाने के लूटने की योजना कामयाब होते देख चंपतलाल के मन ही पर प्रसन्नता से नाच उठा पड़ा, और वह प्रत्यक्ष में बोला, तो फिर महाराज ठीक है, जैसी आप आज्ञा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। और फिर और फिर तुम मुझे अपने कपड़े दो और मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूँ। लीजिए लीजिए महाराज। महाराज, और कुछ देर बाद राजा चोर के कपड़े में था, चोर राजा के कपड़े में। देखो कि किसी काने कान खबर नहीं होनी चाहिए, आप बेफिक्र रहिए महाराज। और राजा फिर अस्पताल में जाकर एक घोड़े पर सवार होकर राजा मक्खन सिंह के चंपतलाल के बताए मार्ग पर चल पड़ा। उधर, बेटे चंपतलाल, बड़ा किस्मत वाला है, पता नहीं तेरी किस्मत में राजा बनना लिखा था। लेकिन बेटा, जब तुम यहाँ से उस साधु की कुटिया की ओर भाग ले, वरना बना बनाया सारा खेल खत्म हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद चंपतलाल शाही घोड़े पर सवार होकर घोड़े पर रास्ते में अपने बताए पते की ओर बढ़ता जा रहा था। और उस झोपड़ी के करीब पहुंचकर चंपतलाल ने घोड़े को एक वृक्ष पर बांधा और झोपड़ी में बढ़ा। और महाराज, पहुंचने ते ही होंगे, जल्दी से अपना रूप भी बदल डालूं। और फिर वह सीधी झोपड़ी में समा गया। अगले ही पल चोर चंपतलाल का अपना वेश में राजा वाला राजा वाला वेश बदल कर साधु वाला वेश अपना लिया। ओम नमः शिवाय। और बाहर आती घोड़ों की टापों की सुन आवाज सुनकर हिचक पड़ा। ओ महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय। मैं सही जगह पर आ पहुंचा हूँ, इसका मतलब चंपतलाल सच कह रहा था। और घोड़े से नीचे उतरकर महाराज राजा के करीब पहुंचा। अगले ही पल साधु के कदमों में लेट गया। मुनिवर प्रणाम। और चोर चंपतलाल ने धीरे से आंखें खोल कहा, बच्चा, कौन हो तुम? क्या कष्ट है तुम्हें? मैं दूधपुर का राजा मक्खन सिंह हूँ मुनिवर, मुझे बचाइए। ओह, तुम ही राजा वो मक्खन सिंह हो, मगर तुम्हें अफसोस है कि तुम अधिक दिन जीवित नहीं रह पाओगे। काल के क्रूर हाथ तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे बचाइए महाराज, कोई उपाय कीजिए, वरना मेरे बाद राजा का क्या होगा? एक उपाय है, किंतु बेहद खतरनाक है। तुम भयंकर मुसीबतों झेलने के लिए तैयार हो? मौत जैसी भयानक मुसीबत से छोड़कर बाकी सब मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूँ मुनिवर। तो सुनो, क्योंकि तुम्हें जीवन में हमेशा पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें यह सज़ा मिली है। किंतु अगर तुम अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे 10 दिनों में कोई 3 बड़े पुण्य कर सको तो तुम्हारी लंबी आयु लंबी हो सकती है। किंतु क्या मुझे क्या करना होगा प्रभु? पहला पुण्य यह है कि पूर्व दिशा में 2 दिन तक लगातार चलने रहने के बाद एक विशाल बरगद के वृक्ष मिलेगा, जिस पर टंगे पिंजरे पर एक मैना कैद है। तुम्हें उसे छुड़ाना होगा। दूसरा, यहाँ से 200 कदम दूर एक सूखा तालाब है, तुम्हें उस भरना होगा। तीसरा, किसी एक व्यक्ति को कैद से मुक्त करना होगा जिसे मृत्युदंड मिलने वाला हो। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ नहीं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? और ध्यान रहे, यह काम खत्म होने के बाद तुम सीधा यहाँ आना, और अगर काम बीच में ही छोड़कर चले आए तो राह में भस्म हो जाओगे। और सुनो, झोपड़ी के पीछे कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, उन्हें ले जाना, राह में काम आएंगी। अच्छा मुनिवर। और राजा मक्खन सिंह ने तुरंत ही झोपड़ी के पीछे पहुंचा, वहां पड़ी वस्तुओं को उठाकर सफर के लिए चल पड़ा। इधर चंपतलाल मन ही मन प्रसन्न था। चलो राजा, चलो, रास्ते में सबसे बड़ा कांटा साफ हुआ। अब मुझे मूर्ख राजा के लौट आएगा तो झाड़
तो राजा झाड़ू लगी देखकर अपना सिर पीट लेगा। और फिर चंपतलाल वहां से निकलकर महल की ओर चल पड़ा। फिर खिड़की के रास्ते से वह राजा के कक्ष में पहुंचा और चैन से सो गया। अगले दिन सुबह महामंत्री भट्टा सिंह बुलावा भेजा और पूछा, महामंत्री क्या चोर चंपतलाल का कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं महाराज, किंतु सिर ही पकड़ा जाएगा। मेरे जासूस राजा में चारों ओर फैले हुए हैं। चंपतलाल की टोह में किस किस कोने में? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण महाराज। उत्तर दिशा में सिपाही क्यों नहीं भेजे? उधर जंगल का इलाका है महाराज, वहाँ खतरनाक हिंसक पशु रहते हैं। चंपतलाल जानबूझकर मौत के जाल में फंसने से उधर नहीं जाएगा। ओह, इन मूर्खों को क्या मालूम कि मैं ही चंपतलाल हूँ और उसी जंगल में रहता हूँ। महाराज, क्या सिर्फ यही सी बात के लिए मुझे याद किया था? नहीं महामंत्री जी भट्टा सिंह, हमने तुम्हें इसलिए याद किया था क्योंकि कल चंपतराज सपने में चंपतलाल सरकारी खजाना चोर करने के भागते हुए देखा है। कहीं ऐसा वह ऐसा नहीं कर सकता महाराज। खजाने के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हम सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहते हैं। आइए महाराज। और कुछ देर महामंत्री ने उस खजाने की सुरक्षा व्यवस्था दिखाता है खजाने वाले कमरे में की ओर बढ़ गया। देख लीजिए महाराज, इन सब से बचकर वह खजाने तक नहीं पहुंच सकता। तुम ठीक कहते हो। और कुछ ही देर में खजाने के पास खड़े थे और महाराज खजाने के भीतर महामंत्री खजाने के चारों ओर लगे शेर की आकृति को खींचा और वह गुप्त द्वार बन गया। यहाँ से बाहर जाने का केवल यही एक गुप्त द्वार है महाराज, और बाहर 10 सैनिक पहरे दे रहे हैं। हम खजाने की सुरक्षा व्यवस्था देखकर अति प्रशंसा हुए महामंत्री। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारा खजाना कभी सच्चा नहीं हो सकता। धन्यवाद महाराज। उसके बाद दोनों महल में लौट आए और फिर अगले दिन नियम अनुसार दरबार लगा और न्यायाधीश का स्वयं चोर चंपतलाल न्यायाधीश लगा और न्यायाधीश था स्वयं चोर चंपतलाल। महाराज, मेरे जिसने चोरी जैसा संगीन जुर्म किया है, इसे रिश्वत से सख्त में सजा मिलनी चाहिए। ओह, अपनी ही बिरादरी का है। वाह रे प्रभु, तेरी माया। एक चोर के हत्थे दूसरे चोर को न्याय। इसे एकदम 10 कोड़े लगाकर छोड़ दो। ओह, और फिर उसी रात सुनो, खबर मिली है कि चोर चंपतलाल आज रात यहाँ गड़बड़ करने आ सकता है। केवल हम उस कमबख्त को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आज रात हम खजाने वाले कमरे में रहेंगे और तुम सभी यहीं छिप जाओ। मगर ध्यान रहे, वह बहुत खतरनाक है, भेष बदलने में माहिर है और तुम किसी भी को भी, चाहे वह महामंत्री ही क्यों ना हो, अंदर घुसने नहीं देना। जो आज्ञा महाराज। और चंपतराज खजाने वाले कक्ष में जाते ही, चलो अब कहीं छिप जाए। हाँ चलो। और उधर चंपतलाल ने सारे खजाने को एक बक्से में भरकर जैसे ही गुप्त द्वार से बाहर निकला, वहां खड़े सैनिकों ने राजा को देखकर चौंकी। महाराज, आप? गुप्त मार्ग से बाहर आकर घबराया हुआ बोला, हाँ, बुरी बुरी खबर है। दुश्मन देश पर हमला कर दिया है। खजाने का बक्सा नीचे से लेकर जल्दी घोड़ों पर लाद दो। जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचाना है। ओह, यह तो वाकई बुरी खबर है। सैनिकों ने आनन फानन नीचे बक्सा लाकर घोड़े पर लाद दिया और कुछ ही पलों बाद राजा चंपतलाल बक्सा लादे घोड़े पर सवार था। दुश्मन दुश्मनों को छोड़कर भागने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर महामंत्री जी अपनी ही जनता की कसम न दी होती तो दुश्मनों की सेना के दांत खट्टे कर देता। आप फिक्र न कीजिए महाराज, जीत हमारी होगी। और मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद चंपतलाल वहां से चंपत हो गया। और उनके जाने के बाद, चलो, अगर महामंत्री लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए, चलो चलो। वह सब भी घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल दिए। उधर राजा मक्खन सिंह चलते चलते थकान से चूर होकर घोड़ा रोक दिया। अचानक वन में वनमानुष उनके ऊपर हमला कर दिया। खू खू खू। वो वनमानुष गिरते गिरते राजा तलवार म्यान से खींच ली और
जैसे ही वनमानुष ने दोबारा उस पर हमला किया, राजा मक्खन सिंह ने एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर दी और वह 1 घंटे बाद बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। चंपतलाल ने अपनी योजना से पहले ही आकर एक मैना टांग दी थी। वाह, यही है बरगद का पेड़। वृक्ष पर मैंने मैना का पंजरा है। और घोड़े से उतरकर वह वृक्ष पर चढ़ने लगा। घोड़े पेड़ पर चढ़ने में उसे दिन में तारे नजर आ रहे, लेकिन वह किसी तरह वृक्ष पर नहीं चढ़े थे। और 2 घंटे के अतिक परिश्रम के बाद वह उस पिंजरे तक पहुंचा। चल उड़ रहे जा रहे पंछी, अब ये पेड़ हुआ। मगर मगर पिंजरा खुलते ही चाँ 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 पर ओ, ओ, ओ। अगले ही पल वह कई फुट नीचे गिरा। आह! और वह किस्मत थी कि वृक्ष के नीचे बने तालाब में कीचड़ पानी भरा था। फिर किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला। हे भगवान, यह किस जन्म का सजा दे रहा है मुझे। और अबला उसी हुलिये में घोड़े की लगाम थाम पैदल ही आगे बढ़ गया। चल और चलने लगे। 1, 2, 5, 10 और 200 कदम दूर चलने के पश्चात ओह, सूखा तालाब। राजा साधु द्वारा दी गई वस्तुओं में से एक मटका लिया और करीब आते हुए धरने की ओर चल दिया। केवल 7 दिन में मुझे इस तालाब को पोखर भरना है। और फिर अपने मटका पानी भरा और मटके को पानी उधेड़ दिया, लेकिन दूसरा मटका भरकर लाया। वो पानी तो पी गया और उसने मटका उड़ेल दिया, लेकिन तीसरा मटका भरकर लाया। और इस तरह वह तालाब में तो वर्षों तक नहीं भरेगा। एक आइडिया है, क्यों ना धरने को यहाँ तक एक नाली खोद दूं। और राजा मक्खन सिंह ने साधु के सामान से एक कुदाल लेकर धरने तक पहुंचने के लिए तालाब तक एक नाली खोद दी और लगभग 5 घंटे में नाली बनाने में कामयाब हुआ। याहू! और उसके बाद वह सूखा तालाब पानी से लबालब भर गया। अब राजा मक्खन सिंह ने उसमें स्नान किया और नहाने के बाद तालाब से बाहर निकला। अब केवल अंतिम काम रह गया है, वह किसी को मृत्युदंड कैदी को माफ करने का। वह तो मैं राजधानी पहुंचकर ही कर सकता हूँ। साधु महाराज के पास चलूँ। और महल में जब सैनिकों के पास पहुंचा, तुम यह क्या कह रहे हो? पहरे पर कौन है? वह जब वहाँ खजाना ही नहीं तो पहरे पर क्या रहने की जरूरत? क्या बकते हो? सेना पर करो देख। एक पहरेदार ने राजा के साथ हुई सारी बातचीत उन्हें बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सेनापति चीख पड़े, जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भला भला जब हमला हुआ तो महाराज तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? यह सब हम नहीं जानते। क्या जाने, जो जैसा महाराज ने कहा वैसा ही किया। तभी महामंत्री बंटा सिंह वहां पहुंचे और सेनापति उसे कुछ सारी घटना का अवगत करा। महामंत्री ने कहा, जरूर कोई भारी गड़बड़ हो गई लगती है, वहां चलकर देखना चाहिए। ठीक है महामंत्री जी। और वे खजाने की ओर चल पड़े। मगर खजाने के कमरे में कुछ दूर खड़े सिपाहियों ने उन्हें रोका। कृपया आप वहां न जाइए, महाराज ने किया गया है। महाराज जैसा ऐसी आज्ञा हरगिज नहीं दे सकते। तुम्हें धोखा हुआ है, हटो, उधर जाने दो। और महामंत्री की जिद करते देख पहरेदारों ने मजबूरन अपनी तलवार खींच ली। अगर हमें मजबूर न करें, हम महाराज के हुक्म का अवहेलना नहीं करेंगे। ओह, तुम्हारी यह मजाल! सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो इन्हें सबको। और पलक झपकते ही उन्हें दबोच लिया गया। उसके बाद जब अंदर पहुंचे तो कमरा खाली देख सबके दांतों तले पसीना आ गया। ये भगवान, सारा खजाना गायब है। और वापस लौटकर सेनापति ने कैदी पहरेदारों को खजाने के विषय में पूछा तो बोला, हमें महाराज ने कहा था कि आज चोर चंपतलाल खजाना लूटने आने वाला है, इसलिए हमें होशियारी रहे। और बाद में खुद ये खजाने के कक्ष में चले गए। और फिर हूँ तो
इसका मतलब वह महाराज के वेश में कोई बहरूपिया था। ओह, तो महाराज की जान खतरे में है। हाँ, बहरूपिया कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ, वह कमबख्त चंपतलाल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। चंपतलाल वह वही हो सकता है। माजरा समझते ही सेनापति चीख कर आदेश दिया, कमबख्त खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कहीं से भी उसे तलाश करो, हमारे सामने पेश करो करो, नहीं तो तुम्हें एक एक को फांसी चढ़ा दूंगा। कुछ ही देर में चंपतलाल की तलाश में फौज की चारों तीनों दिशाओं में कूच कर गई, जबकि चंपतलाल सारी चोरी का धन एक गांव वासियों के बीच में मौजूद था। लो बाबा, यह सारा धन गांव के गरीबों में बांट दो। तू किसी देवता से कम नहीं है चंपतलाल, ईश्वर तुझे हमेशा सलामत रखे। मैं कोई देवता नहीं बाबा, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मगर अभागा इंसान हूँ। अपनी बूढ़ी बीमार माँ के लिए दवा बिना खरीद कर ला सका था। और कहते ही चंपतलाल रो पड़ा। रो मत बेटा, दिल छोटा मत करो बेटा, तुम उस बूढ़े बाबा को एक बात अवश्य मान लो और छोड़ दो यह ठगी का चोरी का काम। नहीं बाबा, पाप की दलदल में गिरता जितना आसान है उबरना उतना ही मुश्किल है। अब शायद मरने की ही बात छूटे। उसके बाद चंपतलाल वहां रुका नहीं और अपने घोड़े पर सवार होकर एक तरफ चल पड़ा। और काफी समय चलने के रहने के पश्चात वह अपनी गुफा से कुछ दूर तालाब के पास उसने घोड़े को रोका और पानी पीने लगा। तभी अरे यह क्या, घोड़े की टापों की आवाज। चंपतलाल ने तुरंत ऊंचे पेड़ पर वृक्ष पर चढ़कर देखा। महाराजा मक्खन सिंह को घोड़े पर देख वह चौंका। ओह, तो यह महाराज, जल्दी ही अपनी कुटिया में पहुंचूं। और चंपतलाल पेड़ से उतरकर एक छोटे से रास्ते से अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। और जब राजा मक्खन सिंह साधु की कुटिया में पहुंचे, लौट आए तुम? हाँ मुनिवर, दो काम खत्म कर आया हूँ, तीसरा महल पहुंचने पर कर दूंगा। होते ही तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। अब तुरंत यहाँ से जाओ। जो आज्ञा महाराज। और साधु से आज्ञा लेकर राजा वहां से चल पड़ा। राजा के जाने के बाद चंपतलाल भी वहां से उठा और राजा के कपड़े पहनकर एक और चल पड़ा। और राजा मक्खन सिंह अभी जंगल पार ही कर रहा था कि सामने से आते चंपकलाल को देख कर चौंक पड़ा। अरे, यह तो मेरे भेष में चंपकलाल है। मैं मैं यहीं पर हूँ। मैं सही समय पर पहुंचा। दोनों एक दूसरे के निकट पहुंचकर घोड़े को रोक मक्खन सिंह बोला, चंपतलाल तुम यहाँ कैसे? गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं उस साधु से आपके विषय में पूछने जा रहा था। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कपड़े लौटाओ और कल से अपना इनाम ले जाना। इनाम तो मैं पहले ही ले आया हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष में उसने कहा, अवश्य महाराज। और फिर कपड़े बदल कर वह दोनों एक दूसरे से विदा ली। लेकिन महल के द्वार महल से कुछ ही दूर पर राजा मक्खन सिंह के घुड़सवारों ने घेर लिया। खबरदार, हिलने की कोशिश न करे, पकड़ लो और डाल दो हथकड़ियाँ कमबख्त को। अरे, यह क्या बकवास है? इस गुस्ताखी की सजा जानते हो तुम? हाँ हाँ, चोर। हाँ हाँ हाँ, एक चोर सजा देगा। ले चलो इसे सेनापति के पास, मैं तुमको फांसी चढ़वा दूंगा। सबके मुंह में कपड़ा ठूस दो ताकि बकवास न कर सके। और महल में पहुंचकर हम जल्दी बताओ महाराज कहाँ छिपा रखा है। मैं नहीं, मैं ही महाराज हूँ मूर्ख को। यह देखो, शाही मोर की निशानी। अरे, हमसे बड़ी भारी भूल होगी महाराज, हमें क्षमा कर दे। ठीक है, मगर यह सब क्या चक्कर है? तुमने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? तभी महाराजा खजाना सिंह गायब होने की सारी कहानी मक्खन सिंह को सुनाई। ओह, तो यह चक्कर है। इसका मतलब यह साधु की मौत की भविष्यवाणी सब झूठ थी, केवल एक योजना थी। अतः कम वक्त मेरे से चाल चल गया। अपनी सोच में आप किस सोच में पड़े हो महाराज? कुछ नहीं। काश उसका दिमाग गलत कार्यों में न लग कर राज्य की भलाई के काम आता। आप बिल्कुल फिक्र न करें महाराज, मैंने उसे पकड़ने की युक्ति सोच ली है। रहने दीजिए सेनापति जी। आ, अब आपकी बेकार योजनाएं से वह पकड़ा नहीं जा सकता। अब
तुम वही करो जो हम कहते हैं। और अगले दिन सुनो सुनो सुनो, घोषणा की जाती है, चंपतलाल को राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दे, उसकी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा। सौभाग्य से चंपतलाल भी उसी समय वहीं था हूँ। और उधर महल में यह क्या घोषणा को सुनने के बाद आएगा महाराज, मेरी मानिए महाराज, आप अपने ढंग से काम कर लेने दीजिए। इस प्रकार मुझे नहीं लगता वह आएगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है वह जरूर आएगा। 2 दिन गुजर गए, लेकिन चोर चंपतलाल आत्मसमर्पण करने नहीं आया। ओह, मेरा विश्वास टूटता सा नजर आ रहा है। तभी चंपतलाल को आपके विश्वास नहीं टूटने दिया महाराज, वह आ चुका है और आपके सामने खड़ा है। सेनापति के रूप में चंपतलाल को पहचानते ही राजा चकित हो उठे। तुम सेनापति की और चोर चंपतलाल? जी हाँ महाराज, मेरे बारे में आपको क्या धारणा है, यह सब जानने के लिए मुझे इस भेष में यहाँ आना पड़ा। सेनापति जी, जो मैंने खुद पकड़ने के लिए भी कहा को कहीं भेज दिया है। और चोर चंपतलाल ने राजा को दरबारीगण के सामने अपने चोर बनने की सारी कहानी सुनाई। तुम्हारी कहानी सुनकर हमें तुमसे सहानुभूति है चंपतलाल, साथ साथ तुम चतुरता और से भी काफ़ी प्रभावित है। तुम्हारी सारी जनता को ही नहीं बल्कि हमें भी साधु बनकर खूबसूरत धोखा देने और तुम्हारे लिए जो जो सज़ा मैंने चुनी थी वह दरबार की सारी जनता के सामने कल रखा जाएगा। पलक झपकते ही चंपतलाल आत्मसमर्पण करने की बात पूरे राज्य में फैल गई। अगले दिन दरबार में, चंपतलाल देवता है, गरीबों का मसीहा है, उसके साथ न्याय कीजिए, चंपतलाल जिंदाबाद। राजा मक्खन सिंह ने काफ़ी समय तक अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अंत में उन्हें एक फरमान अपने में उन्हें सजा लिखी और महामंत्री को पकड़ा दिया। महामंत्री ने पढ़ना शुरू किया। चंपतलाल एक चोर जरूर है, लेकिन ऐसा चोर नहीं जिसने जिंदगी में कभी अपने लिए चोरी की नहीं की, बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए बड़े बड़े अमीरों के घरों में चोरी करता रहा। लेकिन यहाँ तक उसने हमें भी नहीं बख्शा। और अब अगर चंपतलाल कभी चोर न करने की वचन दे तो हम उसे राज्य में एक बड़ा ओहदा दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे चोरी जैसे अपराध के 20 कोड़े खाने होंगे। महाराज, आप महान हैं, मुझे आपकी प्रत्येक शर्त मंजूर है। यह पद 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 देकर आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, और चोर की जिंदगी से तंग आ चुका था और चाहता था कि डंके की चोट पर राज्य की भलाई के लिए कुछ कार्य करूं। उसके बाद उसे 20 कोड़े लगाए गए और उसे उप महामंत्री का पद ओहदे पर शपथ दिलाई। फिर उसने राज्य में कभी कोई चोर पैदा नहीं हुआ। समाप्त दोस्तों।